अदाकारा संगीता साहबा ने कहा कि मैंने सऊद और मीरा को रंगे हाथों, ये सही? मुझे कुछ पता ही नहीं आप क्या कह रहे हैं। हुमायूं सईद से शादी की अफवाह भी फैली थी। मुझे कुछ नहीं इस वक्त पता। कैप्टन नवीद और अतीकुर रहमान वाला मामला, कंजर, मरासी, फलाना, टिपका। ये एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी है जो मीरा की आने वाली फिल्म जो है, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि इस नाम के लिए तो उन्होंने ये सारा स्टंट किया था, उसके फिल्म की प्रमोशन के लिए उन्होंने प्लान किया कि जी इरशाद भट्टी साहब चूँकि बड़ा नाम है सहाफ़त का, उनसे एक मीरा का पॉडकास्ट करा दिया जाए। बस आप मेरी फिल्म देखिएगा, साइको को लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अच्छा, आज हम बात करेंगे, एक तो शहबाज गिल साहब ने जिस तरह से एक व्लॉग किया जिसमें वसीम अब्बास पर उन्होंने इसी तरह से बात की जिस तरह से चंद दिन पहले वो अजीज़ी के बारे में बात कर चुके थे, सुहेल अहमद के बारे में बात कर चुके थे, मामला भी वही था। यहाँ पे चलते चलते ये बात भी कर लें कि कोई भी सियासी लीडर है उसके जो चाहने वाले होते हैं उनके लिए उनका लीडर महात्मा होता है, उनका लीडर महान होता है। बाकी जितने भी लीडर हैं उसके सामने सारे हेट होते हैं। अपने लीडर के लिए वो किसी भी हद तक चला जाता है। शहबाज गिल साहब इमरान खान के हवाले से जो ख्यालात रखते हैं, इमरान खान के बारे में जो वो कहते हैं और इमरान खान के खिलाफ वो कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते। इसी तरह से मियां नवाज शरीफ के चाहने वाले, मियां नवाज शरीफ के हामी, वो भी इसी तरह से अपने लीडर को, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को महान समझते हैं, महात्मा समझते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, उनके बारे में किसी किस्म का कोई मनफी तबसरा नहीं सुनना चाहते। लेकिन शहबाज गिल साहब कई लोगों को आगे लगा देते हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ तुमने ऐसी बात की तो क्यों की है। लेकिन शहबाज गिल साहब के बारे में ये भी कहा जाना ज़रूरी है कि वो जब बात करते हैं तो इस तरह से बात नहीं करते जिस तरह से वसीम अब्बास की तरफ से कहा गया कि ये क्या हो गया कि आपने किसी को कंजर कह दिया, किसी को मिरासी कह दिया। शहबाज गिल वैसे किसी को मिरासी नहीं कहते, कंजर नहीं कहते, लेकिन ऐसे अल्फाज वो इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। मिरासी किसी के बारे में किसी को टारगेट करके नहीं कहते, लेकिन ऐसी ज़रूर बात कर लेते हैं कि मिरासी इस तरह से करते हैं, मिरासी इस तरह से करते हैं, लेकिन किसी की ज़ात को वो मिरासी कह के मुखातिब नहीं करते। लेकिन यहाँ पे ये हुआ कि उन्होंने पहले सुहेल अहमद के बारे में बात की कि सुहेल अहमद ने किस तरह से इमरान खान के ख़िलाफ़ ये बात कर दी कि इमरान खान को कह दिया कि बच्ची खामोश रहो, इस पर बात ना करो। इमरान खान के हवाले से ये प्लेटफॉर्म नहीं है कि यहाँ पे बात की जाए, टीवी पे बात की जाए। भुट्टो को भी फांसी लगी थी और आसफ अली जरदारी को भी 14 साल कैद हुई थी। ये सुहेल अहमद की तरफ से कहा गया, इस पर लत्ते लिए गए शहबाज गिल की तरफ से, ना सिर्फ शहबाज गिल की तरफ से बल्कि जितने भी तहरीक इंसाफ के हक में बोलने वाले लोग हैं, एंकर हैं, यूट्यूबर हैं, उनकी तरफ से सुहेल अहमद के बारे में जो कुछ कहा गया और ट्विटर पर जो उनका तमाशा लगाया गया वो भी अपनी जगह पर मौजूद है। इन पर शदीद तनकीद की गई। हमने भी अपने व्लॉग में बात की थी जो कि सुहेल अहमद की तरफ से इमरान खान के हवाले से कहा गया, तो यकीनी बात है कि वो इमरान खान के लिए कोई अच्छी अपने जहन में सोच नहीं रखते। इमरान खान के हवाले से कोई अच्छा वो सोचते नहीं हैं। इमरान खान के मुखालिफ होंगे और उन्होंने उसका इजहार भी कर दिया। जबकि आसफ अली जरदारी के बारे में उन्होंने कहा कि इस बंदे ने 14 साल, 13 साल, 12 साल कैद काटी है। किस तरह से कैद काटी है ये एक अलग इशू है, अलग मौजू है। हम अपने मौजू पर ही रहते हैं। सुहेल अहमद की तरफ से जिस प्रोग्राम में ये सारा कुछ कहा गया, मैं समझता हूँ इससे ज्यादा अगर किसी ने इस प्रोग्राम में चबड़ मारी है, खच मारी है, तो वो कामरान शाहिद हैं जिनकी तरफ से कहा गया कि आप भी चाहते हैं कि इमरान खान भी कैद में रहे, उनको भी फांसी हो जाए। ये इंतहाई ज्यादा शर्म वाली बात है, शर्मनाक उनका रवैया है। सुहेल अहमद की निस्बत उनकी तरफ से जो कुछ कहा गया वो ज्यादा नाकाबिले बर्दाश्त होना चाहिए तहरीक इंसाफ वालों के लिए और जो गैर जानबदारी से बात करते हैं उनके लिए भी कि आखिरकार उनकी तरफ से ये कहा ही क्यों गया कि आप भी चाहते हैं कि जुल्फकार अली भुट्टो की तरह इनको भी फांसी हो जाए। इनकी तरफ अपनी तोपों का रुख करने के बजाय सारी तोपों का रुख जो इमरान खान के चाहने वाले हैं, उनके हामी हैं, वो हो गया सुहेल अहमद की तरफ और इस पर फिर व्लॉग कर दिया गया। शहबाज गिल की तरफ से कोई ज्यादा ही उनकी खिंचाई कर दी गई जिस तरह से अमूमन ये करते हैं। अगला प्रोग्राम फिर वसीम अब्बास का था, उनकी तरफ से भी ऐसा ही कुछ कह दिया गया। उनकी तरफ से कहा गया कि कौन सा सियासतदान है जो फौज के
कंधों पर चढ़ कर नहीं आया। बाकी भी उन्होंने बातें की। उन्होंने कहा कि इमरान खान को देख लीजिए, ये भी बाकी सियासतदानों की तरह ही सियासतदान है और इन्होंने भी वही कुछ किया है जो दीगर दूसरे सियासतदान करते रहे हैं। उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि ये बेचारा जेल में बैठा हुआ और ऐसे लोगों की वजह से जेल में बैठा हुआ है। बहरहाल ये तो उनकी तरफ से बाद में कहा गया जब शहबाज गिल की तरफ से एक वीलॉग आ गया। इमरान खान के हवाले से वो जो कह रहे थे, इस पर शहबाज गिल की तरफ से गुस्से का इजहार किया गया और उसी तरह से उनका तवा लगाया गया जिस तरह से बाकियों का तवा लगाते रहते हैं। और इस पर सुहेल अहमद की तरह ये खामोश नहीं रहे। सुहेल अहमद ने इसका जवाब दिया या नहीं दिया इसका हमें इल्म नहीं है, शायद उनकी तरफ से जवाब दिया गया हो, लेकिन जिस तरह से वसीम अब्बास की तरफ से जवाब दिया गया उन्होंने तो फिर हद ही कर दी। उन्होंने ये भी कहा कि मैं इमरान खान का मुखालिफ नहीं हूँ, मैं इमरान खान का हामी हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि जिस तरह से मियां नवाज शरीफ की तरफ से फनकारों की इज्जत अफजाई की जाती है, उनकी खिदमत की जाती है, उनको जिस तरह से प्रमोट किया जाता है, जिस तरह से उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखा जाता है, मियां नवाज शरीफ से ज़्यादा कोई और नहीं है ऐसा करने वाला। तो ये मियां नवाज शरीफ साहब इनके महान भी हो गए और इनके महात्मा भी हो गए। बहरहाल उनकी तरफ से कहा गया कि इमरान खान को भी मैं सपोर्ट करता हूँ, ना जाने कैसे सपोर्ट करते हैं, उनको भी उसी गमले में खड़ा कर दिया जिसमें ये सारे करप्ट लोग खड़े हैं जिनको इमरान खान कहते थे कि इनको नहीं छोड़ूंगा, इनको ये कहते कि नहीं छोड़ूंगा, खुद ऐसे फंसे कि इनको छुड़वाने के लिए आज कोशिशें की जा रही। बहरहाल हम आ जाते हैं उसी तरफ, शहबाज गिल की तरफ से इनका भी तवा लगाया गया और उसके जवाब में उनकी तरफ से जो कुछ कह दिया गया वो भी अपनी मिसाल आप है। उन्होंने ये कहा था, उन्होंने कहा कि शहबाज गिल आज तो मैं छोटी सी बात करके जा रहा हूँ, थोड़ी सी मैंने बात की है, कल मैं इससे कहीं ज्यादा बात करूंगा। तो शहबाज गिल की तरफ से पूरे 1 घंटे का वीलॉग बना दिया गया। उसको देखने के लिए या फिर उसको सुनने के लिए आपके अंदर भी दिल गुर्दा होना चाहिए कि 1 घंटा आप निकालें और इनकी ऐसी बातें सुने जो आप कई बार पहले भी सुन चुके हैं और वो दोहराए जा रहे थे, कई बातों को बार बार रिपीट कर रहे थे। बहरहाल उनकी तरफ से जो वीलॉग बनाया गया उसमें भी उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन इसके बाद वसीम अब्बास का कोई वीलॉग सामने नहीं आया क्योंकि इस वीलॉग में जिसमें शहबाज गिल की तरफ से उनके लते लिए गए थे और उसी में उनकी तरफ से धीमापन भी मौजूद था। जिस तरह से शहबाज गिल करते हैं कि किसी की लापा भी कर देते हैं और साथ साथ उसकी थोड़ी सी तारीफ भी कर देते हैं। तो ये हो गया शहबाज गिल के हवाले से और वसीम अब्बास के हवाले से। और फिर ये देखिए एक सईद अहमद साहब हैं, वो वीलॉग करते हैं लेकिन वो तो हदें ही क्रॉस कर जाते हैं। उनकी तरफ से कहा गया कि शहबाज गिल किसी को मिरासी और कंजर नहीं कहते, वो कहते हैं कि शहबाज गिल तमीज के दायरे में रहते हैं, हमारी तरह से बात नहीं करते, ये बाकायदा उनकी तरफ से कहा गया। और उन्होंने सुहेल अहमद का भी तबाह लगाया था और उसके साथ साथ वसीम अब्बास के हवाले से भी उन्होंने जो बातें की हैं, सुहेल अहमद को तो उन्होंने ज्यादा ही रगीद के रख दिया, लेकिन इनके हवाले से भी उन्होंने कोई कलमाए खैर नहीं कहा। इरशाद भट्टी के हवाले से भी वो बात करते हैं, हम भी इरशाद भट्टी साहब के हवाले से बात कर लेते हैं। इरशाद भट्टी साहब ने जो कुछ मीरा के इंटरव्यू के दौरान कह दिया, जो हमारे सामने आया, जिस तरह से ये उनकी तरफ से कहा गया, जिस तरह से वो सवाल कर रहे हैं, इसी को जरा मद्देनजर आप रखिए, थोड़ा सा सुन भी लीजिए, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। अदाकारा संगीता साहबा ने कहा कि मैंने सऊद और मीरा को रंगे हाथों, ये सही? मुझे कुछ पता ही नहीं आप क्या कह रहे हैं। हुमायूं सईद से शादी की अफवाह भी फैली थी। मुझे कुछ नहीं इस वक्त पता। कैप्टन नवीद और अतीकुर रहमान वाला मामला। बस आप मेरी फिल्म देखिएगा, साइको को लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। कैप्टन नवीद और उसके बारे में नहीं बोलेंगे, अतीकुर रहमान के बारे में। आप बस इंशाल्लाह फिल्म साइको। अच्छा, नेक्स्ट टाइम आप मुझे बताएंगे कैप्टन नवीद और सारी बातें। हाँ, ये आपको सुना दिया कि वो किस तरह से सवाल कर रहे हैं। और ये देखिए कि ये कौन है, ये इरशाद भट्टी हैं, हजारों इंटरव्यूज कर चुके हैं, इनको सवालात जुबानी याद होते हैं, इनकी फिंगर टिप्स पर होते हैं। बल्कि अगर ये ना कहा जाए कि इनको सवालात जुबानी याद होते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये बैठते हैं और इन पर सवालात फिर वारद होते ही चले जाते हैं और साथ साथ गुफ्तगू करते जाते हैं, मौका के मुताबिक ये सवालात करते रहते हैं। पहले कोई सवालात इनकी तरफ से लिख के नहीं रखे होते, ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन इस मर्तबा हुआ कि ये सवालात पढ़ रहे हैं और इस पर इशारा
صاحب کی طرف سے جو کچھ کہا گیا اس سے ہم بالکل متفق ہیں. اظہار رانا اس حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا انٹرویو سکرپٹڈ تھا. ارشاد بھٹی صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ میں نے پیسے دیے تھے اور میں نے پیسے دے کر ان سے جو سوالات کرنے تھے, جو بھی میں سوال کرنا چاہتا ہوں ان سے کر سکتا تھا. بہرحال یہ بھٹی صاحب کا اپنا موقف ہے. آپ نے پیسے دیے ہوں گے جیسا کہ آپ نے دعویٰ کیا, اپنی پوسٹ میں آپ نے دعویٰ کیا ہے, تو کیا آپ نے پیسے انٹرویو کے دیے تھے یا پھر کسی اور مقصد کے لیے دیے تھے کہ آپ جس طرح بھی چاہیں اس بندے کو سوالات کرتے رہیں. یہاں پہ ہم لفظ نہیں بولنا چاہتے کہ ایک بندے کو آپ جس طرح سے کھڑا کر کے رکھ دیں, اس لیے تو آپ نے پیسے نہیں دیے تھے, اس لیے پیسے دیے ہوں کہ آپ نے انٹرویو کرنا تھا. ارشاد بھٹی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے پیسے دیے تھے. بہرحال کچھ لوگوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ ارشاد بھٹی صاحب کی طرف سے پیسے لیے گئے ہیں, اور پیسے کس نے دیے ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ پیسے اسی بی بی نے دیے اپنی فلم کی کامیابی کے لیے, اپنی فلم کی شہرت کے لیے, اور ان کی فلم کا نام ہے سائیکو. اب لگتا ہے کہ جس طرح سے لوگ ارشاد بھٹی صاحب کے پیچھے پڑ گئے تھے وہ ایک سائیکو کیس بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ان کی طرف سے گو کہ معذرت بھی کی گئی ہے, لیکن انہوں نے جس طرح سے اس پروگرام کو ہینڈل کیا ان کی ساری پہلے جو کچھ ان کی شہرت تھی وہ بھی مٹی میں ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آگے چلنے سے پہلے ذرا سنیے کہ اظہار رانا صاحب کیا کہتے ہیں. یہ ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی ہے جو میرا کی آنے والی فلم جو ہے, میں نام نہیں لوں گا کیونکہ اس نام کے لیے تو انہوں نے یہ سارا اسٹنٹ کیا تھا, اس کے فلم کی پروموشن کے لیے انہوں نے پلان کیا کہ جی ارشاد بھٹی صاحب چونکہ بڑا نام ہے صحافت کا, ان سے ایک میرا کا پوڈ کاسٹ کرا دیا جائے. اب آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں, اس میں ارشاد بھٹی صاحب اتنے کو رٹوت ہوتے نہیں ہیں کہ انہیں کوئی سوال یاد نہیں ہو سکتا, وہ دیکھ کے بول رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں. یہ وہ سوال تھے جو آلریڈی پلانڈ تھے اور میرا کے علم میں بھی تھے اور میرا کے پروموٹر کے علم میں بھی تھے. ایڈی چوچی کا کے نہیں میرا چھونی کا کے نہیں ہے کہ ہونتی کرو روٹی نو چوچی کہتی ہے. یہ سارا کچھ پلان تھا اور یہ میرا اس سے پہلے بھی 10,000 دفعہ کر چکی ہے, لیکن چونکہ ارشاد بھٹی ہاتھ آ گیا تھا سب کے پرانے قرضے لوگوں نے لینے تھے تو کم چکے. میں ابھی اب آپ کو بتا رہا ہوں, میں چیلنج کر رہا ہوں کہ یہ پوڈ کاسٹ پلان تھا, سوال تک پلان تھے, اور اس کے یہ باقاعدہ پیڈ پوڈ کاسٹ تھا اور پیڈ پیسے دیے گئے تھے ارشاد بھٹی صاحب کو, اور یہ ایک ایڈورٹائزمنٹ کمپنی ہے جس نے یہ سارا ارینج کیا تھا, جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے. پیج میرا تھا سارا کچھ. ہم تو پہلے ہی بات کر چکے ہیں کہ یہ سارا ایسے لگتا ہے جس طرح سے سوالات بھٹی صاحب پڑھ رہے ہیں. یہاں پہ اظہار رانا صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ میں فلم کا نام نہیں لینا چاہتا. فلم کا نام ہم نے آپ کو بتا دیا کہ سائیکو اس کا نام ہے, اور پھر ارشاد بھٹی کی مخالفت بھی بہت سے حلقوں میں کی جاتی ہے, ان کی تائید بھی بڑے بڑے حلقوں میں موجود ہے, ان کی حمایت موجود ہے. ان کو لوگ بڑا اینکر سمجھتے ہیں, ان کو بڑا صحافی سمجھتے ہیں, ان کو بڑا عقل و دانش والا سمجھتے ہیں, اور تحریک انصاف والے تو خصوصی طور پر ان پر تکیہ کرتے ہیں, ان پر انحصار کرتے ہیں کہ یہ مسلم لیگ نون کو, پیپلز پارٹی کو عمران خان کی تائید میں, عمران خان کی حمایت میں, پی ٹی آئی کی حمایت میں جس طرح سے خاموش کرواتے ہیں, ایسے لوگ بہت ہی کم تحریک انصاف میں پائے جاتے ہیں, یا پھر غیر جانبدار لوگوں میں بھی ایسے لوگ موجود نہیں ہیں جس طرح سے تحریک انصاف کی حمایت کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ تحریک انصاف کی عمران خان کی آپ حمایت کریں گے تو ان کے مخالفین وہ مسلم لیگ نون والے ہیں, وہ پیپلز پارٹی والے ہیں, وہ مولانا فضل الرحمان کے گروپ کے ہیں یا کسی بھی گروپ کے ہیں, وہ پھر ارشاد بھٹی کی تلاش میں ہی رہتے ہیں, کھوج میں رہتے ہیں کہ ایسی بات کریں ان کے خلاف ہم بھی بول پڑیں. اور ارشاد بھٹی صاحب کی طرف سے ان کو بہت بڑا مدعا دے دیا گیا. اس کے بعد سے ان کی زبانیں خاموش نہیں ہو رہی. ٹویٹر پر جا کے دیکھ لیجئے, سوشل میڈیا پر جا کے دیکھ لیجئے ارشاد بھٹی کی کس طرح سے مٹی پلید کی جاری ہے. بہرحال عز و منتشا و ذل و منتشا, اللہ تعالیٰ یہ جو کسی کو عزت دیتا ہے, ارشاد بھٹی کی اگر اللہ تعالیٰ عزت برقرار رکھنا چاہتا ہے تو یہ لوگ جتنی مرضی کوشش کر لیں ان کی عزت کو نہیں مٹا سکتے. لیکن تحریک انصاف کے مخالفین کو ایک مدعا مل گیا, ایک ان کو وجہ مل گئی. ارشاد بھٹی صاحب ان کے قابو آ گئے میرا کا انٹرویو کرنے کے والے سے. ویسے میرا صاحبہ کی اپنی جو ذات ہے, جس طرح سے وہ بات کرتی ہیں اس پر بھی بات ہو سکتی ہے, لیکن ارشاد بھٹی صاحب کی طرف سے ایسے سوالات کرنا انتہائی زیادہ غور و فکر والا معاملہ ہے کہ ارشاد بھٹی صاحب نے ایسے سوالات کیوں کر دیا.
اور ہم اس رانا کی تائید کرتے ہیں کہ ارشاد بھٹی صاحب کی طرف سے یہ پروگرام کیا گیا اور یہ ادائیگی کے بعد پروگرام کیا گیا، لگتا ہے اسکرپٹڈ ہر چیز تھی۔ ارشاد بھٹی صاحب کی طرف سے جس طرح سے سوالات پڑے گئے ہیں، اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ارشاد بھٹی صاحب نے پہلے سے ایک پلانے کے تحت یہ پروگرام کیا ہے اور ان کی شہرت کو یہ پروگرام لے کے بیٹھ گیا، لے کے ڈوب گیا۔ ان کی شہرت ڈوبتی چلی جا رہی ہے۔ نہ صرف ان کے مخالفین، ان کو تو ایک محاذ چاہیے تھا، ان کو سر کرنے کے لیے وہ ان کو محاذ مل گیا، بلکہ تحریک انصاف کے بھی کچھ لوگوں کی طرف سے، ان کے حامیوں کی طرف سے بھی ان کے اس انٹرویو کو پسند نہیں کیا جا رہا ہے۔ بھٹی صاحب ہی نہیں، ارشاد بھٹی صاحب ہی نہیں، بلکہ ہر اینکر کو یہ سوچنا چاہیے، کوئی بھی انٹرویو کرتے ہوئے کسی مرد کا انٹرویو کر رہا ہے یا پھر کسی خاتون کا انٹرویو کر رہا ہے، اسی طرح سے کئی خواتین اینکرز بھی ہیں، ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ آپ جس کا بھی انٹرویو کر رہے ہیں اور دیکھنے والے لوگ کون ہیں، آپ یہ سمجھیں کہ آپ اپنے خاندان کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ بیٹھ کر وہ انٹرویو دیکھ سکتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کو خود بھی شرم آئے ایسا انٹرویو دیکھتے ہوئے جس میں ایسے سوالات کیے جائیں، تو پھر ایسا نہ ہی انٹرویو کریں تو بہت بہتر ہے۔ انٹرویو ضرور کریں لیکن سوالات کو تھوڑا سا تہذیب کے دائرے میں لے آئیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔